बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना की एक तंजीम है। चाइना में वो तमाम इस ऑर्गेनाइजेशन में ममालिक शामिल हैं जिनके चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जैसे भारत के चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन सिफारती ताल्लुकात अपनी जगह तिजारती तौर पर चाइना और भारत के ताल्लुकात हैं। शायद यही वजह है कि इस वक्त जयशंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। जयशंकर साहब का भी पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जैसे भी हों, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना, लेकिन इस वक्त ये कहा गया है कि तिजारती मामलात में कनेक्टिविटी पे तो बात हो सकती है, लेकिन दूसरे इशूज पे बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भारत साथ साथ इस पे पानी के मसले पे भी, भारत और पाकिस्तान के जो भारत पानी का मसला है उस पर भी बात करेगा, लेकिन ये किस हद तक आगे जाएगी ये एक अलग चीज है। 27 साल बाद पाकिस्तान को ये एजाज हासिल होना मेजबानी का कोई मामूली बात नहीं है। ये कहा जा रहा था कि पिछले अदवार में सिफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के कुछ अच्छे नहीं रहे और पाकिस्तान मुल्क में दुनिया में तन्हा रह गया, लेकिन इस वक्त जिस तरह से चाइना अपने दोस्तों को सपोर्ट करता है और इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीनी वजीर 11 साल बाद इस वक्त पाकिस्तान में आए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है तिजारती तौर पर, माशी तौर पर, कनेक्टिविटी के तौर पर जिस तरह से इस वक्त बयानात पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ आज के टॉपिक पे हम जो डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में वो ये भी है कि इसी तारीखों में एक और एहतजाज की सुनगुन भी है, जिसमें पीटीआई 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे रही है। इसमें बानी पीटीआई की रहाई से लेके और बहुत से मामलात हैं, उनकी सेहत के हवाले से भी इशूज रेज किए गए हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये एहतजाज हो रहा है। एहतजाज तो पाकिस्तान में होते रहते हैं, लेकिन 15 के बाद ये एहतजाज 20 को भी हो सकता है, लेकिन बाद में भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि शायद पीटीआई के अंदर से भी एक आवाजें आ रही हैं कि अगर मुल्क में इतना बड़ा कोई काम होने जा रहा है, सिफारती ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, तो शायद इसमें कोई लचक आ जाए। दूसरी लचक हमें नजर आ रही है आईनी मामलात में। आईनी अदालतें जो बन रही हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी लचक अपोजिशन लीडर्स ने दिखा दी है, और अपोजिशन में जितनी जमातें हैं वो हमें लगता है कि किसी एक नुक्ते पे पहुंच जाएंगी। तमाम मौजूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर हसन हबीब साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। हसन हबीब साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है जनाब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है नदीम रजा साहब ने, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, पहले तो इसके हवाले से बात करते हैं। शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी जा रही है, इसके क्या असरात पाकिस्तान में आएंगे? और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आ रहा है कि कनेक्टिविटी का एक अमल है और कुछ बजट के हवाले से भी डिस्कशंस होंगी ओवरऑल इस तंजीम के, क्या देखते हैं आप? देखिए, जहां तक एससीओ का ताल्लुक है उसमें तो आप कोई कलाम नहीं कहेंगे। एक नया उभरता हुआ फोरम है जिसमें रूस, चाइना, सेंट्रल एशिया और हमारे करीब के बाकी ममालिक शामिल हैं, और इनका जो फोकस है वो ज्यादातर एंटी टेररिज्म है, कनेक्टिविटी है, तिजारत है और इस तरह के मामला है। इस वक्त मौजूदा जमाने में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा हों, हमारे रिलेशनशिप हर फोरम पे मौजूद हो। सिर्फ डिपेंड करना किसी एक सुपर पावर पे या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्कुल गैर मुनासिब है। तो इस हिसाब से तो ये बहुत खुशआइन बात है कि पाकिस्तान ने भी चंद साल पहले एससीओ ज्वाइन किया और हमें मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ है। तो इसमें चाइना बहुत एक्टिव है, रूस बहुत एक्टिव है, तो हमारे लिए ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान को उन्होंने मौका दिया, और इस तरह से बहुत सारे लीडर्स पाकिस्तान आएंगे और उनसे जो हमारी बायलैटरल मुलाकात होगी उससे हमारे मजीद ताल्लुकात बढ़ेंगे। और जैसे आपने कहा था कि कनेक्टिविटी, इस वक्त अगर सीपैक हमारा जो है उसको वाकई हमें यूटिलाइज करना है तो हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी पे काम करना है, हमें हर एक से कनेक्टिविटी पे काम करना है। ईरान हमारे साथ है, अफगानिस्तान है, तो ऑल इन ऑल ये जो कनेक्टिविटी है ये बहुत अच्छी है। अगर एससीओ के बजट की बात होती हो तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, लेकिन हमारे लिए सबसे खुशहाल बात यह है कि हमारे पास ये हमारे सारे दोस्त ममालिक आ रहे हैं, रूस से हमारे ताल्लुकात इम्प्रूव कर रहे हैं, चाइना रिमेन्स आवर बेस्ट एलाई, और हमेशा चीन ने हमारा शुरू होने जा रहा है।
जो सीपैक में ट्रेड एलिमेंट्स पे फोकस करेगा और इससे ये होगा कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ज्यादा प्रमोट होगा। और आप देखें पैक्टान में क्वाइट रिवोल्यूशन आ रहा है जिसमें चीन का बड़ा हाथ है। इस साल हमने $4 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया है, जो मेरे ख्याल में हिस्ट्री में हमने कभी ये फिगर 2 से क्रॉस नहीं की थी। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ चाइनीज सीड्स दैट दे प्रोवाइड अस। तो ऑल इन ऑल हमारे लिए ये बड़ी खुशहाइन बात है कि चाइना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सेंट्रल एशिया के सारे ममालिक कर रहे हैं और हमें ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस वक्त में भरपूर हिस्सा लें और अपने सारे मेहमानों को यकीन दिलाएं कि पाकिस्तान जो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए बहुत रिलायबल पार्टनर। अच्छा हसन नबील साहब, मैं एक क्वेश्चन मेरे जहन में काफी देर से रेज कर रहा था कि क्या यहाँ पे पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस होना पाकिस्तान को एक एजाज तो है, जिस तरह से हम हर चैनल पे हम देख रहे हैं, मीडिया पे बात हो रही है, लेकिन क्या ये जो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स का नक्शा बदल रहा है, क्या उस सिलसिले की भी ये कड़ी है कि जनाब पाकिस्तान को मरकज बनाया गया है और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की गई है? बिल्कुल। देखिए इस वक्त दुनिया में बड़ी चेंजेस आ रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। गजा की जंग जो है उसने ये साबित कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल जैसी पावर जो है वो एक छोटे से इलाके में अपना अहदाफ हासिल नहीं कर सकी हैं। तो हमें भी इसमें इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम अपने लिए डिफरेंट एलाइज ढूंढें। जरूरी नहीं कि वो बड़े मुल्क हो, छोटे मुल्क भी हो सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें हमारे पास बहुत हाई लेवल डेलीगेशन आएंगे और उनसे हमारे रिलेशनशिप प्रमोट होंगे। और अगर हम सेंट्रल एशिया की ट्रांजिट ट्रेड को भी अपनी तरफ माइल कर लें तो इससे हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात भी बहुत इंप्रूव होंगे। देखिए इंडिया पूरी कोशिश करता है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करे। ये इस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में होना और इंशाल्लाह सक्सेसफुली ये कंप्लीट होगी, हमारे लिए बहुत खुशहाइन है कि जो हमें इंडिया बार बार कोशिश करता है कि वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करे, उसमें वो कामयाब नहीं होगा। और खुद इंडिया का इसमें शिरकत करना जो है वो भी जाहिर करता है कि इंडिया जो है वो मजबूरन अब आ रहा है और हो सकता है इसके बाद कोई और वेन्यूज हों जहां हमारी मुलाकात हो। वैसे तो मोदी सरकार के दौर में बहुत मुश्किल है कि हमारे ताल्लुकात इंप्रूव हों, लेकिन चले बिगनिंग तो है। जयशंकर साहब आएंगे, मुझे उम्मीद नहीं कि कोई बहुत पॉजिटिव वो बात करेंगे, लेकिन उनका आना भी हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है। अच्छा, ये मैं आपसे मजीद भी मौजूद पे बात करूंगी, जयशंकर साहब के हवाले से स्पेशली कुछ सवाल आते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे साथ साथ नदीम रजा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम रजा साहब, किस तरह से देखते हैं इस वक्त एक एहतजाज की कॉल भी दी जा रही है, पीटीआई के अंदर से कुछ इस हवाले से कहीं कहा जाता है कि जनाब रोक देनी चाहिए, कुछ उनके रहनुमा ये कह रहे हैं, लीडर्स ये बात करते हैं कि जनाब होना चाहिए एहतजाज। इस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस, जैसा कि अभी हबीब हसन साहब भी कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें नजर आ रहा है। किस तरह सूरत हाल देखते हैं? क्या पीटीआई रुक जाएगी और इन हालात में क्या एहतजाज यहाँ तक पहुँच सकेगा? क्या मंजरनामा आपके सामने है? जी बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने कहा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान का एक मेगा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, ये 2 रोज के लिए। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म के वाकयात के खतबात के लिए उससे पहले ही उन्होंने पेशगी जो इक़दाम उठाए, उसमें 3 दिन के लिए पूरा जुड़वा शहर को बंद कर दिया गया, छुट्टियां दे दी गई कि कोई खुदा न खासा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट कोई सामने ना आ जाए। तो ऐसे में जो पीटीआई का बहरहाल हमारे सामने हर चीज गवाह है, हमें 2014 को भी नहीं भूलना चाहिए और उसके बाद भी वाकयात ऐसे हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान 2014 वाला जो चाइना के जो सदर थे उनका दौरा मनसूख हुआ था, उसके नतीजे आज तक हम भुगत रहे हैं। और अब ऐसे में ये चीन के वज़ीर आज़म पहुंच चुके हैं। आज देखिए कुछ यानी कि मफादा जो 2 तरफा मफाहमत याददाश्तों की उसके पर भी दस्तखत हो गए हैं। ऐसे में जो ऐलान किया गया है, ये केवल एक पूरे सोसाइटी के अंदर अफरा तफरी इंतशार फैलाने की ये नाकाम कोशिश की जा रही है मेरे ख्याल में, और जिसमें हाइप क्रिएट की जा रही है। आप इसमें अगर थोड़ा सा मैं आपका टाइम में जो समझाऊँ सूरत हाल, इसके अंदर वैसे कई ग्रुप हैं पीटीआई के अंदर भी बने हुए इस वक्त हैं, जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं। इवन इसके अंदर आप ले लें, असद कैसर ले लें आप, या और भी दूसरे बैरिस्टर गौहर को देखें। बैरिस्टर गौहर, हाँ याद है, बैरिस्टर गौहर देखें पार्टी के चेयरमैन है इस वक्त,
और उस बंदे की कोई सुनने पे तैयार ही नहीं है। उनको भी पहले चेयरमैनशिप से हटाने बैरिस्टर की बात गौहर तो हो रही चाहते थी। हैं कि ना हो ये एहतजाज। नहीं एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ ना, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, उनकी चली नहीं रही है। मजे की बात तो ये है ना, ये उनसे बाला बाला मामला है। असद खैसर भी नहीं चाहते कि ये किसी ये हो, शबली फराज वो भी नहीं चाहते, और ये उमर अयूब है वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बाहर बैठे हुए हैं वो शहबाज गिल हो गए या कोई सूरी हो गए, ये सारे वहां से बैठ के ये ट्विटर के ऊपर, ये सोशल मीडिया के ऊपर वो चलाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये होना हुआना कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं टूल। उनको पता है कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना अंडर प्रेशर आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये जो शर्त रखी थी कि इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए, जो 18 तारीख तक उनके ऊपर पाबंदी है कि कोई मिल नहीं सकता बानी चेयरमैन के साथ। तो इनका यही हुआ है कि मिलने, फिर एक ये बेबहस चीजें उड़ाई जा रही कि उनकी सेहत को खतरा है, उनकी सेहत खराब हो रही है। ऐसा मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। वो तो वहाँ पे हर तरह की चीजें ये चल रही हैं, लेकिन एक एटलीस्ट कम से कम सियासत भारत से तमाम जमातों को करनी चाहिए। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं वहाँ पे देखना चाहिए कि आपके घर पे मेहमान आए हैं और मजीद आने हैं, और फिर आप इंडिया से आपके पास आ रहे करते के बाद उनके वजह खारजा पाकिस्तान की सरजमीन पे आ रहे हैं। इसके अलावा और ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं आपके मुल्क के अंदर। जब आप मेहमान नवाजी के अंदर बैठे हुए हैं, आप मेहमानों को रिसीव कर लें, उनके साथ आपके बिजनेस ताल्लुकात बनने हैं, दूसरी चीजें बननी है, फाइनेंसिंग का मसला है, आपका ML1 का प्रोजेक्ट अभी पड़ा हुआ है ऐसे ही, उसके पर साइन होने। तो ऐसे में अगर आप कोई भी एहतजाज करता है, वो कोई भी हो, कोई सियासी जमात हो या कोई भी टोला हो, तो वो तो सीधा सीधा डायरेक्ट हिट करता है आपके मुल्क के ऊपर, आपके जो इकॉनमी है उसके ऊपर ज़र्ब मारता है, जो आपका जो सियासी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ज़र्ब मार रहा है। तो यही चीजें चल रही हैं। ये बेचैनी की अभी इस तरह का रहेगा। आप देखिएगा एहतियाज तो खैर मुमकिन है ही नहीं, किसी भी सूरत में एहतियाज नहीं होगा। ये मैंने गुज़श्ता रोज भी कहा था, ये सिर्फ ये एक हाइप क्रिएट की जा रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और देखें जो लोग बातें करें, मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो भी बातें करें, अली बिन गंडापुर भी है, वो भी शाम में उन्होंने पेशावर में मुलाकातें की लोगों के साथ। वो कह रहे हैं कि मैं तो कमेटी में भी नहीं, सियासी कमेटी के अंदर भी नहीं हूँ, तो मेरा तो इसमें वही नहीं, मैं भी जो कमेटी यहाँ पे रुक जाए, मुझे फिर एक बात मेरे सामने मैं क्लियर अपने लिए करना चाहती हूँ। तो क्या ये PTI के हम अंदरूनी इख्तलाफ कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की वो एक तरफ है और PTI एक तरफ है, या ये हो गए? नहीं, मैं बताऊं ये कि एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक है। ये सिर्फ बताने का, जैसे मैं मिसाल दूं आपको, करीबी मिसाल, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके एक पार्लियामेंटेरियन के आसिफ जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी साहब हैं। क्या इनके दरमियान भी चीजें बहुत सी चल रही होती, मीडिया के ऊपर लड़ाई होगी? मुमकिन नहीं है। इसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की उड़ाई जाती है, ठीक है। जैसे आजकल एक कैंपेन चल रही है मरीम नवाज के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ चल रही है कि वो कुछ नहीं बोल रहे, खामोश बैठे थे। तो ये सिर्फ ऐसे ही तो की जाती है चीजें। PTI देखें एक कोई वो नहीं, ग्रुपिंग वो, हाँ ग्रुपिंग उस तरह से है, सिर्फ ग्रुपिंग वहां तक है कि वहां पे जो ओहदे हैं, ओहदों तक की ग्रुपिंग है और कुछ नहीं है। ये भी एक इस तरह से ये एक पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि सलाफत ऐसा हरगिज नहीं है। ये विकेट के हर तरफ खेलना चाहते हैं, इसके अंदर जहाँ से ज्यादा मफाद हासिल किया जा सके। और 12 बदकिस्मती ये है कि जो जितनी बदतमीजी करता है यहाँ पे, जो जितनी बदतमीजी करता है, वो ही पार्टी में आंखों का तारा इस जमात के अंदर बदकिस्मती है कि वो यहाँ पे होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शोर शराबा एक। अच्छा, मैं जितना समझ सकी हूँ रजा नदीम साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि एक पॉपुलर सियासत का की टेक्टिक है, बाकी इसके अलावा जो है ना वो कोई खास मंजरनामा नहीं है, हिकमत अमली नहीं है जिसको हम देख सकते हैं कि आगे ऐसा होगा नहीं। सर मेरे साथ ही रहिएगा, चूंकि एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। हसन हबीब साहब, आपने अभी जयशंकर साहब का जिक्र किया है कि वो भी अभी आ रहे हैं। क्या मोदी साहब को खुद भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना चाहिए था? देखिए तो ये वो सरबराह कॉन्फ्रेंस है, मोदी साहब को आना था, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि अगर वो आते तो शायद उनके लिए ब्लो बैक मुश्किल हो जाता संभालना अपनी लोकल पॉलिटिकल उसमें। जयशंकर साहब क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर फ्रीली हर जगह जाते हैं, अच्छा बोले बुरा बोले जो भी बोले, फॉरेन मिनिस्टर्स जो है दे आर मोर एक्सेप्टेड कि चलो वो आ गए। तो ये इस हिसाब से तो मोदी साहब ने
ये कॉन्फ्रेंस अवॉइड की है कि वो खौफजदा होंगे कि अगर वो यहाँ आते तो शायद उनकी अपनी पार्टी में उनके खिलाफ बातें होती। तो मोदी साहब तो इसलिए नहीं आए। जयशंकर साहब जो हैं बोलने में बहुत बेहतर है मोदी साहब से, वो बड़े आर्टिकुलेट है और वो बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ भी रेगुलरली बोलते रहते हैं। तो उनका आना जो है वो एक हिसाब से मोदी साहब से बेहतर है, मोदी की अपनी पार्टी के लिए। तो मोदी साहब ने सिर्फ ना आके ये साबित किया है कि वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के प्रेशर से वो डर गए और वो नहीं आए। अदरवाइज ये एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस है, 12-13 वफ्द आ रहे हैं बहुत हाई लेवल पे, और उधर मोदी साहब अगर आते तो सेंट्रल एशियन से, रूस से और हर एक से उनकी मुलाकात हो सकती थी, चाइना से। तो उनका ना आना जो है वो उनके लिए इतना बेहतर नहीं है, लेकिन शायद वो अपनी पार्टी की इंटरनल डायनामिक से डर के नहीं आए। लेकिन सर यहाँ एक और बात भी कही जा रही है कि शायद अगर ये कॉन्फ्रेंस इस दफा अगर ये लोग यहाँ आते हैं, भारत से कोई आ रहा है, तो ये बेहतरी की सूरत भी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि भारत की नीयत जो है वो बेहतर भी होगी और चीजें बेहतर हो सकती हैं, जिस तरह से पानी के माहिदे को भी वो खत्म करने की बात कर रहे हैं? देखिए, वो खत्म करने की बात नहीं कर रहे, वो रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। ठीक है। अब मुसीबत ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिर्फ दो इश्यूज ऐसे हैं जो सॉल्व हुए हैं, और वो दोनों इंटरनेशनल इंटरवेंशन से हुए हैं। एक रन ऑफ कच्छ अवार्ड 1965 के जंग के बाद, और दूसरा जो है वो 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। इसके अलावा हमारा कोई मसला आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो हम लोग, और ये मुआहदा जो है इंडस वाटर ट्रीटीज की अच्छी बात है कि कई जंगें भी इसने सरवाइव की हैं, 65 की, 71 की, कारगिल। और अब इंडिया का ये कहना कि जी उनकी आबादी बढ़ रही है, उनकी वाटर की डिमांड बढ़ रही है, टेररिज्म है इसलिए इसको रीनिगोशिएट करना चाहिए। तो हमारी भी तो आबादी बढ़ रही है बहुत हाई रेट पर, हमारे यहाँ भी तो टेररिज्म है, हमें भी तो ज़राअत के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है। तो ये जो अपने जो तीनों ईस्टर्न रिवर जो उनको इंडस वाटर ट्रीटी में हमने दे दिए थे, और अनफॉर्चुनेटली बुरी नेगोशिएशन की वजह से हमने अपर राइपेरियन का राइट तो उनको दे दिया, लोअर पे कुछ नहीं आया। तो तीनों जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वैसा उनमें जीरो पानी आता है इंडिया से, बरसात में भी नहीं आता। तो ये देखते हुए हम अपने वेस्टर्न रिवर्स जो तीनों हैं उनका कंट्रोल इंडिया को ज्यादा दे दें या उनको ज्यादा पानी का शेयर दे दें, तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है। लेकिन मोदी साहब जो है वो खुला पाकिस्तान के खिलाफ पानी बंद कर देंगे, एक बूंद पाकिस्तान नहीं जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि फाइनली के साथ, जो बहुत अच्छी बात नहीं है, दुनिया में पहले इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उसमें एक नई ये जो हाइप क्रिएट वो कर रहे हैं, तो मोदी साहब को भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह का काम नहीं करें। और खुद इंटरनली वो अब उतने स्ट्रांग नहीं है जितना पहले थे। इस इलेक्शन में मोदी साहब को एक बहुत बड़ा शॉक लगा है और लगता है कि जो उनका नैरेटिव था अब वो उतना स्ट्रांग नहीं जा रहा है। और अगर कोई थोड़ा सा डिप्रेशन आता है इकोनॉमिक वर्ल्ड में जिसका इंडिया पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो शायद मोदी साहब मजीद कमजोर हों। लेकिन जब तक वो कमजोर नहीं होंगे, आप ये उम्मीद ना रखें कि वो पाकिस्तान से बात करेंगे कोई पॉजिटिव इशू पे। वो आपसे सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं। अभी जयशंकर साहब ने यूएन में बड़ा खुल के ये कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा एक मामला है कि जिन इलाकों पे हमारे पाकिस्तान ने कब्जा किया वो खाली कर ले। वो बजाय मकबूजा कश्मीर की बात करने के लिए वो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की बात करना चाहते हैं। तो ये देखते हुए इंडिया की नीयत कोई खास पॉजिटिव नहीं लगती, और हमें भी कोई बहुत ज्यादा ईगरली एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इंडिया कोई बहुत पॉजिटिविटी दिखाएगा या इंडिया कोई ऐसा नेक इंसान बन जाएगा कि जिससे हमें अमन की उम्मीद होगी। जो हिंदुत्व है वो इस पर बहुत बिलीजरेंसी की तरफ है, और हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर को ठीक करें। हमारा मसला ये है सबसे बड़ा कि हमारा अपना मिसमैनेजमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो है अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पा रहे, अपनी इंडस्ट्री को, अपने एनर्जी सेक्टर को, और हमारे लिए मसाइल पैदा हो गए। अब इस वक्त हम जो है वो एक क्रॉनिक केस बन चुके हैं। तो जब तक हमारे अपने हालात ठीक नहीं होंगे, हमें ये उम्मीद करना कि हमारा ऑलमोस्ट दुश्मन इंडिया जो है वो हमें कोई राहत देगा, ये बिल्कुल बईद कयास है।
गुफ्तगू का सिलसिला जारी है यहाँ पे और हम मजीद भी बात करेंगे। यहाँ मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और बात करते हैं कुछ नदीम रजा साहब से। नदीम रजा साहब, जिस तरह से हसन अबीब साहब ने अभी कहा कि एक सिलसिला है, भारत की तरफ से भी प्रेशर है और भारत हमारी छोटी छोटी चीज़ों को भी सामने लेके आ रहा है, ऐसे में क्या हमारी अपने मुल्क की जमातों को इस बात का इल्म नहीं है कि सोशल मीडिया से कितनी चीज़ें बाहर जा रही हैं? 200 के करीब मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद होंगे, तो ऐसे में इस किस्म की ख़बरों को सिर्फ एक सियासत के लिए इस्तेमाल करना, जबकि आपने पहले कहा कि लगता नहीं है कि एहतजाज होगा, तो पहले क्या मुल्क से मोहब्बत और ये तमाम चीज़ें नहीं होती? चाहे कोई भी सियासतदान हो, पहले तो प्रायोरिटी मुल्क है, बाकी तमाम चीज़ें बाद में आती हैं। क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपना घर पहले सीधा रखेंगे, साफ करेंगे, इसके बाद ही दूसरे से तवक्को की जा सकती है। और जो सियासत है, जो सियासतदान है, उसकी लामहला जो मंजिल इख्तिदार होता है, ताकत होती है, इख्तियार होता है, और वो इसके हुसूल के लिए वो कुछ भी करने से चूकता नहीं है। उसमें ख्वाह मुल्क कौम का कितना नुकसान क्यों ना हो जाए, वो हर सूरत चाहता है कि उसको इख्तिदार मिले ताकि वो वहाँ बैठ के आमरीत फैलाए। अभी देखें ना, जो भी अपोजिशन जमात होती है उससे बढ़ के कोई अवाम का खैरख्वाह नहीं होता, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि ये वाहिद ये जमात है कि जो इख्तिदार में थी तब भी वही चीज़ें थी और इख्तिदार में नहीं है। अब एतमाद के बाद जो मसला हुआ, फिर इंतखाबात हुए, वो एक अलग मैटर है। 45-47 का मामला वो अलग है। 2018 में क्या हुआ था वो भी सबको मालूम है। बात वही है कि अगर आप ना जीते तो सब कुछ बुरा है, आप जीत जाएं सब कुछ अच्छा है। यानी कि 3 सूबों में तो 47 है और एक सूबे में वो मामला बिल्कुल फिट है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी होती है बुनियादी तौर पे। अच्छा, चलिए ठीक है सर, इस मामले को अगर एक और नज़र से देखा जाए कि फिलहाल अगर मिसाक जमहूरियत में 2 जमातें इस वक्त शामिल हैं और बानी पीटीआई ने मिसाक जमहूरियत की हिमायत ज़रूर की थी माजी में, तो अगर हम इसको इस तरह से देख लें, क्या आपको दूरअस नताइज पे ये होता हुआ नजर आता है कि अगर पीटीआई मिसाक जमहूरियत पे एग्री हो जाती है तो बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन होगी और शायद असेंबली फ्लोर तक पहुंचना भी आसान होगा और असेंबली फ्लोर पे बात करना भी आसान हो जाएगा, तमाम चीज़ें बड़ी आसानी से चीज़ें हल हो जाएंगी? तो क्या ये हिकमत अमली बेहतर है या इस हिकमत अमली पे आना ही नहीं चाहती है जमात? देखिए, सियासत तो नाम इसी चीज़ का है, कुछ लो और कुछ दो, और सियासत जो है बंद ताले को खोलती है और सियासत अपना रास्ता निकाल लेती है। जैसे पानी अपना रास्ता निकालता है, सियासत भी अपना रास्ता निकाल लिया करती है, बशर्त ये कि आप ख्वाहिश रखते हों किसी अमल की। अगर ख्वाहिश ही में नहीं है, आपकी बदनीयती है, तो किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। रही बात मिसाल से जमहूरियत वाली, वो बहरहाल जो मुल्क की जो 2 बड़ी जमातें थी उन्होंने इस पे किया, इमरान खान ने भी तायद की, लेकिन जो आपने कहा कि उससे रास्ता खुल जाएगा, रिहाई भी मिल जाएगी, मेरे ख्याल में फिल वक्त ये डेड एंड पर आ चुके हैं। फिलहाल एक पाकिस्तान में भारत को कुछ नहीं कहा जा सकता एट द 11th आवर, क्योंकि आज जो आंखों का तारा है वही कल फिर जिंदा में भी होता है, और इमरान खान के साथ यही चीज़ है। और सबको याद है क्या क्या किस वक्त उस दौर में क्या होता था, किस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते थे, सवाल ही पैदा नहीं था। तो अब सूरत मुख्तलिफ है उनके साथ में, तो 12। लेकिन नहीं, देखिए बात ये सियासत होनी चाहिए बिल्कुल। अगर सियासत नहीं होगी तो एक घुटन का माहौल हो जाएगा फिर सारा कुछ। लेकिन उसमें अपने मुल्क कौम को पहले तरजीह देनी चाहिए। उसमें क्या है, आप थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि कोई इंतजार करना नहीं चाहता, वो बाय हुक क्रुक उसकी जो डेस्टिनेशन है फाइनल वो होती है कि वो इख्तिदार में आके बैठे, बस इसके कमतर पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार नहीं होता कोई भी जमात इसके अंदर। देखिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, इनके यहाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। बात यह है कि जब आप बाहर से आपके पास ब्रीफकेस लेके लोग आ रहे थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि यहाँ जो ब्रीफकेस लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी जब इख्तिदार इनको छिन जाएगा, बुरा वक्त आएगा, वो लोग अपना वही ब्रीफकेस उठाएंगे और चलते बनेंगे। आज भी देखें कि हो रहा है इस वक्त, जो बाहर से बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग कर रहे हैं। जब पहले भी इमरान खान के दौर में गवर्नमेंट के अंदर बाहर से आके डायरेक्ट मिनिस्टर्स लग रहे थे सारे के सारे, और वो बाहर जाके अब बैठे हुए वहां से इंतशार फैला रहे मुल्क के अंदर। तो ये सूरत हाल है, इनको कोई वो नहीं है, इनको सिर्फ इख्तियार इख्तिदार चाहिए। पार्लियामेंट में देखे ना क्या करते हैं,
एक दूसरे पॉइंट स्कोरिंग हो रही। किसी भी जमात ने कोई किसी भी करारदाद के ऊपर या कोई भी जो गवर्नमेंट का, मैं समझता चलो कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है ना ठीक नहीं कर रही, ओके फाइन मान लेते हैं, लेकिन ये अपोजिशन जमात है, ये कहते हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, क्या आपने काउंटर किया? जो गलत करेंगे उसके काउंटर पे आपने कोई चीज दी? ऐसा कोई सबूत दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं दिया? तो फिर कहाँ से आपको कोई मान ले आपकी बातें कि भाई इमरान खान के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और ये मामला बस ये फिलहाल मतलब कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम एक खुली आंख से देख सकते हैं कि नेकेटाई देख रही है कि तमाम चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन उसको रिजॉल्व करने का एक कोई और तरीका भी हो सकता है, और ख़ासतौर पर ये जो अभी हालात है पाकिस्तान के, उसमें कोई बेहतर नवीद भी हो सकती है। आपकी तरफ आते हैं हसन हबीब साहब, एक और मुद्दा जो जहन में है, एक तरफ अभी आपने कराची में कुछ अर्से पहले एक वाकया देखा, एक ब्लास्ट हुआ है, दूसरी तरफ हमने चीन के वज़ीर आज़म को भी हमने देखा कि पाकिस्तान आ रहे हैं, सरबराह जो है पाकिस्तान आ गए हैं। एक तरफ हमने ईस्टर्न बॉर्डर को डिस्कस किया है, वेस्टर्न बॉर्डर भी तो बड़ा चैलेंज है तमाम हालात में। अगर हम बिटवीन द लाइन बात करें तो क्या वहाँ पे भी कंट्रोल कर लिया गया है तमाम चीज़ों पे फिलहाल इन हालात में? देखिए, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा दो पार्ट है। एक अफगानिस्तान है जिसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, जो 1893 में डिफाइन हुआ था। ईरानियन बॉर्डर भी ब्रिटिश इंडिया और ईरान रॉयल्टी के दरमियान 1893 में साइन हुआ था। तो ईरानियन बॉर्डर के जो मसाइल हैं वो सिंपल हैं, स्मगलिंग वगैरह है, ह्यूमन है, ऑयल है, लेकिन ये मैनेजेबल बॉर्डर है। कभी कभार टेररिज्म भी होता है, ईरान को भी शिकायत है, हमको भी शिकायत है, और आपको याद होगा पिछली दफा दोनों ने एक दूसरे के टारगेट को हिट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान से हमारे ताल्लुकात मैनेजेबल हैं, कोई खास इशू नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के साथ वो ये सबसे बड़ा ये है कि अफगानिस्तान ने कभी भी ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट को माना नहीं और डिस्कस नहीं किया। देखिए 1930 तक तो उन्होंने अंग्रेज से कोई शिकायत नहीं की, 47 के बाद उनको शिकायत हुई और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने यूएन में वोट भी इसी बात पे दिया कि भाई ड्यूरेंट लाइन का इशू है। फिर 50s में उन्होंने फौज कशी भी की, जिसका बड़ा डिजास्टर्स उनके रिजल्ट था। तालिबान जिनको लाने के लिए रशिया से हमने जिहाद में हिस्सा लिया और इतना अपने बच्चे कुर्बान किए, अपनी इमेज खराब किया, अपने बिलियंस ऑफ डॉलर तबाह किए ट्रेड में और डूइंग बिजनेस में, वो भी तैयार नहीं है ड्यूरेंट लाइन पे हमसे बात करने के लिए। तो दैट इज द वेरी, अब वो तहरीके तालिबान उनकी पार्टनर है तो वो बड़ा मसला है। तो हम रोज आप देखते होंगे कि हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो इन लाइन ऑफ ड्यूटी, और हम बॉर्डर पे जो फेंस करते हैं कभी वो फेंस तोड़ रहे हैं। तो अफगानिस्तान रिमेन्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन अब मुसीबत ये है कि आप अपने नेबर के साथ ज्यादा बदतमीजी भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, वी हैव अ बैड ज्योग्राफी, बट हम इनको उठा के कहीं भेज भी नहीं सकते। तो हमें चाहिए कि बहुत सारे स्टेक होल्डर को बिठा के एक बहुत ही जामे पॉलिसी बनाए और उस पर फिर लेटर इन स्पिरिट पे अमल करें, ताकि अफगानियों के एतराज़ात कम हो। जब आवाम को ख्याल आएगा तब शायद प्रेशर पड़े गवर्नमेंट पे उनकी मौजूदा, और वो फिर पॉजिटिविटी की तरफ आए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अफगान बॉर्डर बहुत हमारा ट्रिकी है। इट्स अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर, 2480 किलोमीटर का की ड्यूरेंट लाइन है और बहुत ही डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। इस वक्त हमारी 1 लाख से ज्यादा फौज बैठी, आधी फौज हमारी उस बॉर्डर पे बैठी है। और इस तरह की फौज जो परमानेंट ड्यूटी पे, आप यकीन माने उनकी हिम्मत है जो वो कर रहे हैं। अदरवाइज फौज का इतना लंबा डिप्लॉयमेंट फौज को तबाह कर देता है। तो हमें ये चाहिए कि हम उस पे अफगानियों को मुसलसल एंगेज रखें। ठीक है, दे आर नॉट लिसनिंग टू अस, लेकिन हम उन्हें एंगेज रखें, पॉजिटिव स्टेप्स पे अमल करें, ताकि उनके आवाम को एक मैसेज जाए क्लियर कि हम उनके साथ हैं। तब उम्मीद है कि कुछ। लेकिन सर हमने कोई पॉजिटिव पैगाम तो दिया नहीं ना। हमने अभी निगरान हुकूमत सेटअप पे भी हमने, चलें ठीक है हम वसाइल में थे, लेकिन पॉजिटिव पैगाम गया तो नहीं है हमारी तरफ से। जाता रहता है। देखिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पैगाम तो ये है कि हम उन्हें ट्रांजिट ट्रेड में सपोर्ट करते हैं। हमें पता है कि वो हमारे डॉलर्स ले जाते हैं, हम कोई बड़ी बदतमीजी नहीं करते उनके साथ। अगर हम सख्ती पे आए तो उनके माली हालात बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। हम जितना कर सकते हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनकी पार्टनरशिप पीटीपी के साथ है वो सबसे बड़ा मसला है, और वो उसको छोड़ने पे तैयार नहीं है। इसी तरह जब आप खारजी का लफ्ज तो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आखिरकार। हाँ, वो तो चले ठीक है, लेकिन बीएलए को भी वहाँ ट्रेनिंग है, बीएलए के भी सेफ हाउसेज वहाँ है। तो हमारे लिए तो ये डबल थ्रेट है। अच्छा, फिर ये है कि उनका अपने खास तरीके अमल है।
हम चाहते हैं कि दुनिया उनके साथ आए, उनके हालात ठीक हों, वो ना वुमेन एजुकेशन पे किसी की बात सुनते हैं, ना माइनॉरिटी के ट्रीटमेंट पे कोई बात सुनते हैं, ना कोई इस तरह की पॉजिटिविटी करते हैं। वो स्मगलिंग से हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आंख बंद इसलिए रखें कि चलो ये ना हो कि उनके यहाँ फूड की शॉर्टेज हो जाए, बड़ा मसला पैदा हो जाए। सब कर करा के एट द एंड ऑफ द डे सब करके भी दे आर नॉट ऑन आवर साइड। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है, ये नहीं कि हम उन्हें पॉजिटिव जेस्चर्स नहीं दे रहे हैं, हम बिल्कुल दे रहे हैं। जब उनको जरूरत होती है हम उनको सप्लाई भी करते हैं फूड, और उनकी हेल्प भी कर रहे हैं विदाउट रिकॉग्नाइज देम। हम उनको ट्रेड में भी, ट्रांजिट ट्रेड में भी हम बगैर किसी पैसे के उनकी ट्रांजिट ट्रेड सपोर्ट करें। अब हम मजीद क्या कर सकते हैं, हमारे अपने रिसोर्सेज टाइट हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि वो लोग अभी भी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रिवोल्यूशनरीज हॉर्स बैक से नहीं उतरते, तो तालिबान अभी तक हॉर्स बैक से नहीं उतरे हैं। बड़ी मुश्किल से चाइना के साथ उनके थोड़े मामला चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा दुनिया में किसी के साथ उनका काम नहीं चल रहा। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, ये बात नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन वो एक बात जो होती है, शायद हसन निसार साहब करते हैं डीएनए वाली, तो वो शायद एक ट्रू है किसी भी कौम का एक प्रॉब्लम। हो सकता है आपकी बात ठीक है, उनका डीएनए का इशू है, लेकिन देखिए वो लोग उनका एक खास ब्रांड है इस्लाम का, जो जिसकी एक्सेप्टेंस कहीं भी नहीं है। हमारा मुल्क जो है वो, अगर आपको अंदाजा हो कि हम लोग सूफी टाइप के लोग हैं, हम हर कलर के साथ काम करते हैं, हमारे हर तरह का आदमी है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम उनकी बात समझें, और उनके लिए भी हमें समझना रिलीजियसली थोड़ा सा मुश्किल है। ये भी एक बड़ा एलिमेंट है। सर साथ ही रहेगा, नदीम रजा साहब की तरफ चलते हैं। नदीम रजा साहब, काफ़ी आपने बात की है पीटीआई के हवाले से स्पेशली, लेकिन एक और चीज़ भी तो हमें समझ में आती है कि एक तरफ ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी तरफ जनाब पीटीआई का एहतजाज, जो कि लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी, वो उन चीज़ों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब आईनी अदालत वाला भी जो मामला है वो भी सामने आ रहा है, तो खुद एक जमात के साथ भी तो कुछ ऐसा हो रहा है कि इतनी जल्दबाजी में चीज़ें हो रही हैं कि ऑफ कोर्स उनके जो चाहने वाले हैं, जिनको आम लोगों को नहीं समझ में आता कि आईनी अदालत क्या चीज़ है, किस तरह से है, एक हुकूमत की तरफ से भी तो रवैया आ रहा है कि जनाब जल्दबाजी किस चीज़ की है, क्यों ये चीज़ें की जा रही हैं, क्या मखसूस नशिस्तें मिलने का खौफ है, या कोई ऐसा खौफ है कि जिसकी वजह से और एक आँख को भड़काने वाली सूरत हाल बन रही है? क्या कमेंट करेंगे? देखिए, वो बात अपनी जगह है, उनकी हुकूमत की इनकम्पिटेंसी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सवालात है ना, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ये जब से आए हुए पैर से अब तक देख लें आप, क्या किया क्या है, जिसमें चीज़ें चल वो अलग, वो है अपनी जगह है, एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आईनी अदालत की बात है, और क्योंकि ये इस जमात के खिलाफ तो नहीं हो रहा कि पीटीआई को इससे रोंदा जाएगा, या उसको जो केसी से जो रिलीज मिलने की तवक्को है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब देखें ना कि जो जुडिशरी है वो भी डिवाइडेड है ना, जैसे तमाम पाकिस्तान के जितने इदारे हैं हर जगह पोलराइजेशन इतनी हो गई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक जमात तहरीक इंसाफ को ले लें आप, उसके अंदर देखें कितनी पोलराइजेशन है, कितने ग्रुप्स हैं उसके अंदर। केपी के ग्रुप अलग हैं, पंजाब के ग्रुप अलग हैं, बाकी तो खैर कहीं कोई हाल ही नहीं है, सिंध वगैरह छोड़ दें, वो तो मैटर नहीं करता। तो ऐसे में जुडिशरी का भी यही है, जस्टिस मंसूर अली शाह से मुताल्लिक जो परसेप्शन खुद पीटीआई ने खराब किया, उनको भी मुतजाद बना दिया कि वो आएंगे तो ये बहारें होंगी, दूध की नदियां बहेंगी, इमरान खान के जो केसेस हैं उनको रिलीज मिल जाएगा, जेल से भी रिहाई मिल जाएगी, और बुशरा बीबी भी बाहर आ जाएंगी, तमाम जो लोग भागे में मुल्क से फरार हो गए वो वापस आ जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है जी, जब तक बाहर हैं। और इसमें इनको कबाहत क्या है, लाजी की बात है, वो सीनियर वो ही हैं, और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो आईनी अदालत का वो है, वो भी मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है, वो भी उसका हिस्सा है, वो भी होनी चाहिए थी। ये अलग बात है जिस ढोंढे अंदाज से उन्होंने उसको पेश किया था, उसकी तैयारी इनकी बिल्कुल भी नहीं थी, और ये खुद गवर्नमेंट से ओन कर चुकी है कि जो इनकी वजीर कानून है उन्होंने ये जो मुसवदा था जुडिशरी दिखा दिया था जजिस को, तो उसके बाद फैसला आ गया था, जो वजाहती नोट आया था, तो ये सारी वो मखसूस नशिस्तों का मामला भी ये हो गया सारा। ऐसा नहीं है, अब इंसाफ सबको चाहिए, लेकिन इंसाफ वो चाहिए जो उनकी अपनी मर्जी का हो, उनकी अपनी मंशा का हो,
जिसमें उनको रिलीफ नदीम मिल रजा रहा साहब, हो। इतनी यही वजह है। जल्दबाजी में क्यों हो रहा है? मतलब 25 तारीख को रिटायरमेंट है काजी फायजी साहब की, 26 तारीख को हलफ होगा उनका, मंजूर अली शाह साहब का। इतने जल्दबाजी में करने की कोई तो एक आम जहन तो सोचता है ना, चले हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी नाजरीन जो देख रहे हैं, और आपको पता है कि बड़ी तादाद जो है पीटीआई की है, उनको जो सुनाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि भोंडे तरीके से सब कुछ हुआ है। क्यों इतनी जल्दी की जा रही है तमाम चीज़ों में? क्या फिर एक यही परसेप्शन आता है ना कि एक चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम किया जा रहा है, दूसरे को हैंड पिक किया जा रहा है? देखिए, बात वही आ गई ना, बात वही आ गई है। ये जो तरमीम है ना, ये तो होती रहेगी, आप लिख लें कहीं भी, ये जो इस तरह की जो आइन में तरमीम होती है ये हो के रहती है। इनके बाद इनको जैसे ये ऑर्डर पर बॉर्डर पार वाली बात इन्होंने की है, कुछ सोचा ना समझा, एक लिफाफे में बंद करके चीज आप दे दें कि ये हो जाएगी। और लेकिन दूसरे भी बेवकूफ तो नहीं है, उनको तो कुछ ना कुछ देखना है। लेकिन मैं थोड़ा सा याद आ गई मुझे बात, पीटीआई के दौरान हुकूमत में भी यही होता था सब कुछ, कि धड़ करारदादें पेश होती थी, धड़ बिल आते थे, वो मंजूर रहता था पोजीशन के एहतजाज के अंदर भी। लेकिन ये कोई चोरी नहीं कर रहे थे, ये कोई डाका नहीं डाल रहे थे, इनको बेहतर तरीके से चलाते। यस, बिल्कुल हो सकता है उसके अंदर जो कुछ तरमीम ऐसी है जिसके ऊपर एतराज हो सकता है। सबका अपना अपना हक है, उसका डिस्क्रिप्शन है कि किसका साथ देना, किसका नहीं देना। और यही वजह है जो उसमें जो असल चीज जो आ रही है, कबाहतें जो आ रही है, मिलिट्री कोर्ट का मामला है। और वो दूसरी ये चीज है कि तरीक़ेकार, सीनियरिटी का तरीक़ेकार है, उसमें चेंज कर रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल दी गई है कि बैरून दुनिया में भी यही है कि कुछ ज्यूरी बैठती है, बाकायदा 4 से 5 लोगों की ज्यूरी होती है, वो डिसीजन करती है कि किसको होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर किसी उसके जो सीनियर बन जाए और उसको सीनियर को फौरी उसको बिठा दिया जाए। हाँ, तो ये है ना, ये भी मामला हल हो जाएगा। तो और ये इसमें कुछ चीजें हैं वो उसको निकाल दिया जाएगा और हो जाएगा। अभी थोड़ी सी बहस ये चल रही है, हर कोई वही, यहाँ पे भी वही पॉइंट स्टूडिंग बड़ी बात हो रही है। गो के मोहम्मद फैजवान मेरे समझ से नेपाल के खिलाफ हैं, वो उस पर आमादा हो चुके हैं, क्योंकि उनकी भी तजवीज़ यही थी कि सीनियर को ऐसे कोई ला के नहीं दिखा सकता। तो ये मामला ये निमटने के लिए जा रहा है, ये टाइम पूरा हो गया। ठीक। चले हसन हबीब साहब की तरफ से चलते हैं। हसन हबीब साहब, एक सियासी तौर पे भी आपसे सूरत हाल का पूछेंगे, जो ओवरऑल आपको मुल्क में सूरत हाल नजर आ रही है एहतजाज के हवाले से भी, क्या समझते हैं इस वक्त अगर एहतजाज होता है नहीं होता, या सोशल मीडिया का ही एहतजाज अगर लोगों के सामने आता है तो क्या परसेप्शन क्रिएट होगा? क्योंकि तमाम ममालिक जिसके सरबराहान हमारे पास हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी सिक्योरिटी, उनकी टीम, उनका मीडिया, वो भी तो पाकिस्तान की हर चीज़ पे नज़र रखे हुए है। क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, रजा साहब ने बहुत तफसील से हर एंगल से इस पे बात की है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो जो साफी आएंगे वो रोडों पे लोगों से बात करेंगे, सिचुएशन को मैनेज करेंगे, और साफी बहुत शार्प होते हैं। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में साफत बहुत आसान है। अगर आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जो साफी होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प और बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड लोग होते हैं और वो बड़े फ्री होते हैं, तो वो अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं और बाद में वो उस पर लिखते हैं। तो अगर यहाँ एहतजाज होता है और उसमें ऑब्वियसली फिर पुलिस इन्वॉल्व होगी, तो इट विल क्रिएट वेरी वेरी बैड टेस्ट। ये जो मुल्क का इंप्रेशन है ऐसे ही कोई बहुत अच्छा नहीं है। और हम जब बाहर होते हैं तो हमें सिर्फ एक खबर मिलती है, फलां जगह धमाका हो गया, ये हो गया, और लोग जो है घबराते हैं पाकिस्तान का नाम सुनते ही। तो अगर यहाँ प्रोटेस्ट होता है, अव्वल तो आई डोंट थिंक, मैं रजा साहब से किसी हद तक एग्री करता हूँ कि पीटीआई प्रेशर डाल रही है गवर्नमेंट पे और शायद प्रोटेस्ट ना हो, लेट्स होप कि नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट जिस तरह हैंडल कर रही है कि एक पार्टी के लीडर को आपने उसकी पार्टी से काटा हुआ है, ये भी तो गैर मुनासिब है। भोंडे तरीके से सही उन्होंने कहा, हम जो अपने अफेयर हैंडल कर रहे हैं, आपको जो भी तरमीम लानी थी, तरमीम लाने का आइन में तरीका ये है कि पहले आप उसको पब्लिक में फ्लोट करें, बहस हो हर फोरम पे। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हम कोई वो थोड़ी है बनाना रिपब्लिक के जो कानून आया 2 दिन में 1 घंटे में पास हो गया। ये हमारे यहाँ रवायत है, सही कहा उन्होंने रजा साहब ने कि हर गवर्नमेंट में ये होता रहा है। बट टाइम आ गया है कि हम मैच्योरली एक्ट करें, हमें जो भी तब्दीली लानी है, अच्छी बुरी जो भी है, उसको पहले पब्लिक में फ्लोट कराएं। हमें पता, मुझ जैसे आदमी को पता ही नहीं था कि वो तब्दीली क्या ला रहे हैं, इतनी जल्दी हो रही थी कि रातों रात ला रहे थे, जो शक क्रिएट करता है।
बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एम्बेसडर हसन हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि चीज़ों को ना समझ सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पीटीआई का भी मौक़िफ़ सामने लाएंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पीटीआई का एहतजाज ज़बान ज़द आम है और तमाम सोशल मीडिया ये कहता है जनाब पीटीआई एहतजाज करने जा रही है और एहतजाज के हवाले से ये कहा जाता है कि जब तक मुकदमात बानी पीटीआई के ख़त्म नहीं हो जाते, उनकी रिहाई नहीं हो जाती, जब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। तमाम हल्के इस बात पे बात कर रहे हैं कि एहतजाज बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जबकि SEO हो रही है तो उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं जनाब SEO के दरमियान कि ये एहतजाज जारी रहे। अमूमन पीटीआई का रवैया ये रहा है कि वो एहतजाज करती है और डी चौक पे जाके भी अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाती है। कुछ हल्कों का कहना ये भी है कि ये एक पीटीआई की सियासत बन गई है कि वो इस तरह से एहतजाज करे, हुकूमत को प्रेशर में लाए। अभी हमने आखिरी दफ़ा जो एहतजाज देखा वो डी चौक तक पहुँचे ना पहुँचे, पहुँचते पहुँचते जनाब अली अमीन गंडापुर रह गए। उस वक्त भी कुछ हमारी कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एहतजाज का ये रवैया ठीक है। एक तरफ ये सवाल है कि एहतजाज का क्या ये रवैया ठीक है, दूसरी तरफ ये भी सवाल रेज होता है कि हुकूमत जिस तरह से मामला पीटीआई के चला रही है क्या वो ठीक है। क्या नए सिरे से तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब थोड़ा सा आप चीज़ों को इस तरह से लेकर चलें कि दोनों तरफ से सियासत को बैलेंस करके रखा जाए। इस वक्त जो आईनी अदालत की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि माजी में आईनी अदालत की बात जो हम मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं उसमें पीटीआई तो शामिल नहीं थी। बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातों के दरमियान हुआ था, लेकिन एक गैर मशरूर तरीके से जो हामी नज़र आए हमें और उसमें एक बात भी की उसके हक में हमने देखा कि बानी पीटीआई इसके हक में बात करते भी रहे कि मिसाक जमहूरियत एक अच्छी चीज़ थी। अगर ऐसा ही है तो इस वक्त क्या पीटीआई की अपनी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? क्या वही सियासत जो इस वक्त पीटीआई के बाहर के लोगों की नज़र आ रही है? मैं बाहर के लोगों की इसलिए कह रही हूँ कि चूंकि पीटीआई के बानी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक अमूमन एक नॉर्मल सा रवैया यही है कि पीटीआई खुद अंदर से अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार नज़र आती है। ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म इख्तलाफात हो, ये बहुत शॉर्ट टर्म इख्तलाफात हो सकते हैं। अगर किसी भी पार्टी का सरबराह उनके सामने नहीं होगा तो छोटे मोटे इख्तलाफात सामने आ सकते हैं, लेकिन मुल्क की सलामती भी अहम है, मुल्क का इमेज भी अहम है। यह हुकूमत को भी सोचना चाहिए और अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान की इज्जत रहेगी। तमाम मामलात को अपनी ख़ास तौर पे अना की भींट नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।